प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम णत्व प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो णत्व प्रक्रिया क्या होती है? ण के स्थान पे न हो जाना णत्व प्रक्रिया कहलाता है। अर्थात ये कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो न होता है, उस न को ण कहाँ कहाँ होता है इसके विषय में। जैसे पहला सूत्र है रसाभ्याम नोणः समानपदे। रसाभ्याम नोणः समानपदे यह सूत्र जब र और स इन दो वर्णों में से कोई भी वर्ण हो और उसके तुरंत बाद में जब न वर्ण हो तो इस न को क्या हो जाएगा, ण आदेश हो जाएगा। जैसे पहले आ गया र और र के तुरंत बाद में न है तो इस न को ण आदेश हो जाएगा। जैसे श आ गया और श के तुरंत बाद में न है तो इस न को क्या हो जाएगा, ण आदेश हो जाएगा। इसका उदाहरण देखें तो कीर धन न, यानी कीर र हलंत है, हलंत र के तुरंत बाद में न आ रहा है, न के साथ अ जुड़ा हुआ है, यानी न का क्या हो जाएगा, ण। शब्द क्या बन गया, कीर धन न का कीर्ण। इसी प्रकार तीर धन न क्या बन गया, तीर्ण। इसी प्रकार जीर धन न, यानी सभी में र के बाद क्या आ रहा है, र के बाद न आ रहा है, जीर्ण। ये तो हो गई र की बात। आगे देखें तो श के बाद, जैसे ये श वर्ण है तो स के बाद न हो तो न को ण हो जाता है। इसका उदाहरण देखें तो जैसे कृष, कृष धन न, इसका शब्द क्या बनेगा, कृष्ण। क्या बनेगा, कृष्ण। शब्द बनेगा कृष्ण, यानी यहाँ पर न हलंत नहीं है, सॉरी। कृष धन न तो क्या बन जाएगा, कृष्ण, यानी न के स्थान पे क्या हो जाएगा, ण आदेश। इसी प्रकार अगला शब्द देखें तो विष धन नु, विष धन नु, यानी विष, श के तुरंत बाद क्या आ रहा है, न के साथ में उ जुड़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या शब्द बनेगा इसका, विष्णु। शब्द क्या बनेगा, विष्णु। तो इस प्रकार जो पहला सूत्र है यह क्या कर रहा है, जब भी र या श के तुरंत बाद में क्या हो, र या श के तुरंत बाद में न हो तो उस न को ण आदेश हो जाता है। अब देखें तो सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 में जो सूत्र है उसको जहाँ तक देखें तो यहाँ पर सूत्र में यहाँ श्री नहीं है, सॉरी, यहाँ री वर्ण है, ऋषि वाला री। तो इस सूत्र को पढ़ेंगे री वर्णान से नत्वम वक्तव्यम। री वर्णान से नत्वम वक्तव्यम, यानी री वर्णा से वक्तव्यम। री वर्णन से वक्तव्यम, यानी री दोनों आ सकती हैं। री ऋस्व भी हो सकती है, री दीर्घ भी हो सकती है, यानी ऋस्व या दीर्घ री के बाद, जस्ट बाद, यानी तुरंत बाद क्या होना चाहिए, न। री या री, यानी दीर्घ री कर लीजिए इसको, री या री के तुरंत बाद न हो तो न को क्या हो जाएगा, न को ण आदेश हो जाता है। जैसे पितृनाम, पितृनाम में री बड़ी होती है यहाँ पर, तो पितृनाम, पितृधन नाम, न है, अलग करने पर जब साथ में जोड़ेंगे न के स्थान पे क्या हो जाएगा, ण, क्योंकि री के जस्ट बाद में न आ रहा है तो न को क्या हो जाएगा, न को ण आदेश हो जाएगा। जैसे पितृनाम शब्द है, उसी प्रकार मातृनाम शब्द है। मातृ और नाम दोनों को अलग करेंगे तो न हो जाएगा, लेकिन साथ में जोड़ेंगे तो री के तुरंत बाद न आ रहा है इसलिए उसको न हो जाएगा।
तो शब्द बन जाएगा मातृणाम। तो इसी प्रकार जो सूत्र नंबर 3 है, हम अब उसका अध्ययन करेंगे। तो सूत्र नंबर 3 क्या है, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 में सूत्र है अटकुपवांगनुम वयवाय अपि। यहाँ पर अट में ट हलंत है, अटकुपवांगनुम वयवाय अपि, यानी अट प्रत्याहार, कु का मतलब है क वर्ग, और यहाँ पर प और व लिखा हुआ है, यानी प हलंत है और बाद में व है, यानी हलंत प के बाद जब व आता है तो व को उ हो जाता है। तो ये संप्रसारण कह सकते हैं, यानी ये यण संधि का उदाहरण है। वापस संप्रसारण करेंगे तो पू हो जाएगा, और पू का मतलब है प वर्ग पूरा। तो यहाँ पर हो गया प वर्ग। फिर है आंग, आंग उपसर्ग, फिर आता है आंग उपसर्ग के बाद अनुस्वार और अयोग भाव। अयोग भाव के अंतर्गत है अनुस्वार। इस प्रकार अट प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के पहले 5 सूत्रों में जितने वर्ण आते हैं हलंत वर्ण को छोड़ करके, अ इ उ ण री ली क ई ओ ग ऐ औ च, यानी ये पहले 5 सूत्र हैं। इसमें हलंत वर्ण को छोड़ के जो वर्ण आते हैं अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, औ के बाद में ह य व र, ये वर्ण हैं अट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और अट के बाद में है कु। कु का मतलब है क वर्ग पूरा। इस कु का मतलब है क वर्ग पूरा, क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ और ङ। क्या है? ङ, ये वर्ण। फिर आता है पू, और पू का मतलब है प वर्ग पूरा। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म, यानी ये 5 वर्ण। और फिर है आंग उपसर्ग। फिर कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग, आंग का शेष आ रहता है तो आ भी हो सकता है, उपसर्ग वाला आ होना चाहिए। फिर आता है नु, यानी अनुस्वार। ये जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार भी हो सकता है। फिर आता है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण एक तो विसर्ग है और एक अनुस्वार भी, ये दोनों अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अपि, अपि का अर्थ होता है पहले जो 2 सूत्र पढ़े हैं उनके साथ इसको भी गणना चाहिए, इसकी गणना भी होनी चाहिए। अर्थात पहले जो 4 वर्ण हमने पढ़े थे, र, श, री और दीर्घ री, यानी दीर्घ री भी हो सकती है। यानी जब र या श, री और री, दीर्घ री कह सकते हैं, इनके तुरंत बाद, यानी इनमें से कोई भी वर्ण पहले हो और इसके तुरंत बाद में, क्या तुरंत बाद वाला हमने पढ़ लिया, तुरंत बाद में न तो न हो जाता है। पहले 2 सूत्रों में पढ़ा था, तुरंत बाद न हो तो न हो जाता है, ये पहले 2 सूत्रों में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये सूत्र कह रहा है इनमें से कोई भी वर्ण, इन 4 में से कोई भी एक वर्ण पहले आ चुका, जैसे र आ गया, और न, र, इन 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण पहले हो और बाद में न हो। र और न, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य का जो एरिया है, यहाँ पर जो भी वर्ण आएंगे वो इनमें से होने चाहिए। इनमें से का मतलब अट, अट में आते हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, यानी इन वर्णों में से हो सकते हैं, या फिर क वर्ग में से हो सकते हैं, या फिर प वर्ग में से हो सकते हैं, या आंग हो सकता है, या अयोगवाह हो सकता है, यानी अनुस्वार या विसर्ग हो सकता है। जो बीच का एरिया है, इन बीच के एरिया में इनमें से कोई भी
वर्ण कितनी भी बार आया हो तो इस न को ण आदेश हो जाता है। तो न को क्या हो जाएगा? न। यानी जैसे श आ गया पहले और श के बाद यहाँ पर जितने भी वर्ण हैं वो इनमें से होने चाहिए और बाद में जो न है तो इस न को क्या हो जाएगा? न को ण आदेश हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम समझें तो जैसे ये रामायण शब्द है, शब्द कौन सा है? रामायण। रामायण में पहले र है, र के साथ यहाँ पर आ मिला हुआ है तो रा बन गया। फिर म है, म के साथ आ मिला हुआ है यानी आ भी अट में आ रहा है जो कि अवर्ण का दीर्घ है। अ प्लस अ मिल के आ बनता है यानी अट के अंतर्गत आएगा। जो अ ई उ री ये चार जो वर्ण हैं इनका दीर्घ वर्ण भी अट प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल है। तो र के बाद आ की मात्रा है, ये आ भी है, ये उपसर्ग वाला आ नहीं है, अट वाला आ है। फिर म के साथ यानी म वर्ण इस प वर्ग के अंतर्गत आता है, प वर्ग के अंतर्गत म आता है। म के साथ आ है वो कि अट के अंतर्गत आता है, अ का दीर्घ है। फिर यह भी अट के अंतर्गत आता है जो पांचवा सूत्र है माहेश्वर का। और य के साथ अ मिला हुआ है, ये भी अट के अंतर्गत आता है। और इसके बाद अ है, य के बाद अ, ये भी अट के अंतर्गत। और य की जस्ट बाद अ के जस्ट बाद न है, अलग अलग करेंगे तो न होगा क्योंकि राम धन अयन, लेकिन साथ में जुड़ा तो र आ गया आगे और बाद में न है तो इस न को क्या हो गया? ण आदेश। यानी रामायण शब्द जो रामायणम शब्द है इसमें र से लेकर के ण तक अलग करने पर र से जो न है, र से न इन दोनों के मध्य जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे इस अट में से हैं या क वर्ग में से हैं या प वर्ग में से हैं या अयोगवाह में से हैं। इसलिए इस न को क्या हो गया? ण आदेश हो गया। जैसे अक्षौहिणी देखिए, अक्षौहिणी अ के बाद क और श इन दोनों के मेल से बनता है क्ष, यानी श वर्ण आ गया। इस श वर्ण के बाद क्या आ रहा है? अक्ष, यानी श के बाद औ आ रहा है, अक्षौ। औ औ के साथ यहाँ पर क्या मिला हुआ है? ह। ह पर किसकी मात्रा है? ई की, यानी ह और ई। ह और ई दोनों अट के अंतर्गत, औ भी अट के अंतर्गत, यानी ये तीनों की तीनों वर्ण किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अट प्रत्याहार में, क्योंकि औ भी है यहाँ पर, ये औ है, सॉरी ओ नहीं औ है, ये औ और ये ह और ये ई, यानी सब के सब वर्ण किसके अंतर्गत हैं? अट के अंतर्गत हैं। इसीलिए इस अक्षौहिणी शब्द में जो बाद में नी आ रहा है, इस नी को क्या हो जाएगा? णी, यानी न के स्थान पे क्या हो जाएगा? ण आदेश हो जाएगा। क्योंकि अब एक एक को अलग करें तो अ के बाद क के बाद श और श के साथ क्या जुड़ा हुआ है? औ। फिर ह के साथ ई की मात्रा है और फिर आता है न के साथ दीर्घ ई की मात्रा है। यानी इस श से लेकर के इस न तक जितने भी वर्ण आ रहा है, औ हो, ह हो या फिर ई, ये सारे के सारे जो अभी वर्ण दिए हैं इन्हीं में से हैं, एक भी बार से नहीं है। इसलिए यह जो यह सूत्र क्या करता है? न के स्थान पे न कर देता है। यानी रामायण शब्द हो गया, रामायण शब्द हो गया और रामायण शब्द के साथ साथ अक्षौहिणी शब्द हो गया। और इसी के समान जैसे राम शब्द के रूप और कर सकते हैं, जैसे पत्र शब्द है, पत्र के भी बनाओगे तो पत्राणि बनेगा, प्रथमा का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, तृतीया का एक वचन पत्रेण बनेगा, क्योंकि पत्र त और र के मेल से बना है त्र, और इस र के बाद
क्या आ रहा है? आ जो कि अट के अंतर्गत है। इसके बाद जो न आ रहा है उस न का ण हो जाता है, क्योंकि र और न के मध्य आ आया हुआ है। जो इनमें से इनके अलावा अगर एक भी वर्ण बाहर से आ जाए, इनके अलावा अगर एक भी वर्ण बाहर से आ जाए तो न को ण नहीं होता। जैसे इसका भी उदाहरण देख लें। जैसे राज्यानि शब्द है। राज्यानि शब्द क्या है? राज्यानि। राज्य शब्द है, इसके रूप चलाए तो बन गया राज्यानि। यानी न है, यानी र के बाद आ जुड़ा हुआ है, क्या बन गया? रा। फिर आता है ज के साथ क्या है? य के बाद आ है राज्या, और फिर है न। अब जो न, ये र है, ये न है, इन दोनों के बीच में आ रहा जो कि अट के अंतर्गत है, यह भी अट के अंतर्गत है, आ भी अट के अंतर्गत। लेकिन ये ज वर्ण, इस ज वर्ण की वजह से राज्य में जो ज वर्ण है, इस ज वर्ण की वजह से यहाँ पर न के स्थान पे ण नहीं होगा, क्योंकि इनमें से ज कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। इस सूत्र के तहत यहाँ पर न के स्थान पे ण नहीं होता, क्योंकि अट उपवांगनुम वैवाय अपि ये सूत्र है। यह सूत्र र, रि, श और री, इन चार वर्णों यानी र, श, री, इन चार वर्णों की बात इनमें से कोई भी वर्ण हो और बाद में न हो तो न गुण हो जाता है। अर्थात इनमें से कोई भी वर्ण पहले हो और बाद में न हो, और इन दोनों के बीच में इनमें से अगर कोई भी वर्ण है, कितनी भी बार आया हुआ है, तो न गुण होगा, नहीं तो न का न ही रहेगा। नेक्स्ट सूत्र नंबर 4। सूत्र है पदान्तस्येन। पदान्तस्य सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है, यानी पद के अंत में, पदांत यानी पद के अंत में स्थित न को ण नहीं होता। यदि पद के अंत में न है तो उस न को ण आदेश नहीं होता। ठीक है। जैसे कोई भी पद है, जैसे कोई भी पद है तो पद के अंत में स्थित न को न नहीं होता। जैसे मान लीजिए पद है रामान। राम शब्द का रूप है, राम शब्द है, राम शब्द की द्वितीया का बहुवचन है, इसलिए यह एक क्या है? पद है। यह एक क्या है? पद है। इसलिए इसको क्या नहीं हो रहा है? इसीलिए इसको ण नहीं हो रहा है, क्योंकि यह एक पद है। सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है। पदान्तस्य न, पद के अंत में स्थित न को ण नहीं होता। जैसे अगला शब्द है, यानी पद है अकुर्वन्। क्रि धातु का रूप है। क्रि धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का, सॉरी प्रथम पुरुष का बहुवचन। क्रि धातु प्रथम पुरुष का बहुवचन है, लंग लकार, इसलिए यह भी एक पद है। यह भी एक पद है। तो पद के अंत में स्थित न को ण नहीं होता, न ही रहता। इस प्रकार आज हमने णत्व प्रक्रिया के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समझ में नहीं आता है, तो फिर इस वीडियो को सुनिए, दोबारा समझिए, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह केवल एक कक्षा विशेष के लिए नहीं है। जो भी संस्कृत का अध्ययन करता है उसके लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से काम आने वाली है, सब जगह काम आने वाली है। इन सूत्रों के जो व्याख्या हैं उसको विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, हर कक्षा के लिए है, चाहे वो छठी में पढ़ता है, चाहे वो 10वीं में पढ़ता है, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि णत्व प्रक्रिया शब्द रूप में भी काम आती है,
धातु रूप में भी काम आती हैं। संधि, समास आदि जहाँ भी हम पदों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग अवश्य रूप से होता है। इस प्रकार आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य रूप से लिखें जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।